बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हसनैन। पाकिस्तान दुनिया की निगाहों का मरकज़ बना हुआ है। कामयाब सिफारतकारी के बाद पायदार अमन का मिशन है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वेंस की अभी मुलाकात हुई है और अमरीकी नायब सदर के हमरा खुसूसी एलची जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। इस्लामाबाद टॉक्स इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ है और इस्लामाबाद पूरी दुनिया के लिए मरकज़ निगाह है। हर किसी की नज़रें हैं इस्लामाबाद में और इस्लामाबाद में अमरीकी वफ़द के साथ साथ ईरानी वफ़द भी पाकिस्तान पहुंच चुका है और ईरानी वफ़द की क़यादत बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं और उनके हमरा वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और दीगर ओहदेदार भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। दोनों वफूद ने 1-on-1 वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात भी की है। सबसे पहले अमरीकी नायब सदर JD वेंस इस्लामाबाद में ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले और उनके हमरा उनका वफ़द भी मौजूद था और उसके बाद ईरानी वफ़द ने भी मुलाकात की है और इस मुलाकात का होना ही इटसेल्फ ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इस्लामाबाद में इन मुज़ाकरात का होना किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, आज इस खुसूसी ट्रांसमिशन में इसके ऊपर बात करेंगे। 40 दिन की जंग और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो अल्टीमेटम्स दिए गए, पहले 10 दिन का, 48 घंटे का, फिर ट्यूसडे का अल्टीमेटम दिया गया, 8 PM का वक्त दिया गया। लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिन्होंने इस जंग में अहम किरदार अदा किया और एक ट्वीट के ज़रिए अमन का पैगाम दिया और बताया कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और भरपूर तौर पर साथ देने के लिए तैयार है, इन पीस टॉक्स के लिए तैयार है, जिसके ऊपर एतमाद जाहिर किया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरानी क़यादत ने इसके ऊपर भरपूर अपना एतमाद का इजहार किया और उसके बाद इस्लामाबाद को मरकज़ बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये दावत दी गई कि इस्लामाबाद में आइए और हम मुज़ाकरात करते हैं और आज ये तारीख़ी दिन है। मुझ समेत तमाम तर पाकिस्तानियों को फ़ख्र होगा कि आज पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर ये मुज़ाकरात होने जा रही हैं। इन वफूद का यहाँ पर होना ये कितनी बड़ी कामयाबी है। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनसे इसके ऊपर बात करेंगे और सलाम खालिद साहब भी हमें इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे और उनके हमरा सीनियर तजज़ियाकार जावेद सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद सिद्दीक साहब आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली साहब दिफाई तजज़ियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। फ़ारूक आदिल साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। फ़ारूक आदिल साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली साहब की जाने बढ़ेंगे। ब्रिगेडियर साहब अगेन से बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कितना अहम समझते हैं इस्लामाबाद में ईरानी वफ़द का मौजूद होना, अमरीकी वफ़द का भी मौजूद होना और ये मुज़ाकरात जो कि अभी चल रहे हैं इनका मौजूद होना ही इटसेल्फ कितनी बड़ी आप कामयाबी समझते हैं? इससे बड़ी और कामयाबी क्या होगी कि अल्लाह ने हमें ये नेमत अता फरमाई है कि एक बहुत बड़ी जंग, एक बहुत बड़ा इंसानी मिया जो होने जा रहा था या हो चुका है और इन प्रोग्रेस था, उसके अंदर हमने अपना कोई अहम किरदार अदा करना है और हमें तो इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आउट ऑफ ऑल दी मुस्लिम कंट्रीज अल्लाह ने हमें चुना कि आप सामने आए और इस तस्वीर का हल कराएं। इसके अंदर एक तो हमारी डिप्लोमेटिक कामयाबी है, दूसरा हम इस लिहाज से भी अपने आप को समझते हैं हम कामयाब हैं कि दोनों ममालिक को हमारे ऊपर एतमाद था और ईरान जबकि अब एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहा है और उससे पहले मौजूद सुपर पावर जो है अमेरिका, उन्होंने मुनासिब समझा कि ये वाहिद मुल्क है जिसके साथ बैठ के हम बातचीत कर सकते हैं। कोई भी मुल्क जो मेडिएट कर रहा होता है या फैसिलिटेट कर रहा होता है या उसको एनेबल कर रहा होता है इस तरह की नेगोशिएशंस को, इसका मतलब है वो मुल्क है जिसके ऊपर दोनों ममालिक मुत्तफिक हैं कि हमें इनके ऊपर इस तरह का एतमाद है कि ये काम कर सकते हैं। और मैं इसमें 12 चैनल्स पे कह भी चुका हूँ और आपके प्लेटफॉर्म पे भी बड़ी दफा कह चुका हूँ कि इसमें जहां हमारी बहुत बड़ी पॉलिटिकल कामयाबी है, वहां मेजर जो कामयाबी का हिस्सा है वो मिलिट्री डिप्लोमेसी को जाता है। क्योंकि जब से ये जंग 40 दिनों से शुरू हुई है, इससे बहुत पहले से जब बिल्टअप हो रहा था, तो हमारे मिलिट्री डिप्लोमेट इंतहाई एक्टिव तरीके से दोनों ममालिक को उन्होंने एंगेज किया हुआ था और उनकी भरपूर कोशिश की कि अव्वल तो ये जंग हो ही ना, लेकिन चूंकि इस जंग के मुहर्रकात बहुत मुख्तलिफ थे, इस जंग के पीछे बहुत सारे और मामला थे, इसके पीछे बहुत जियोपॉलिटिकल रीजंस थी जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये जंग शुरू हो गई। लेकिन इस जंग के शुरू होने का ये हरगिज़ मतलब नहीं था कि हम लोग खामोश होकर बैठ गए। हमारी पूरी कोशिश थी कि इस जंग को फौरी तौर पर रुकना चाहिए और इस इस्लामी इंसानी अलमिया को जो जिसका इस वक्त हम फेस कर रही है हमारा खित्ता खसूसन और अमूमन पूरी दुनिया, इसको मजीद बढ़ने से रोकना चाहिए।
तो उसमें फिर हमारे डिप्लोमेटिक चैनल्स चूंकि हर किस्म के ऑन थे, तो बैकडोर डिप्लोमेसी तो काफी दिनों से चल रही थी, मैं तो कहूंगा जंग से पहले से भी चल रही थी। लेकिन अल्टीमेट अल्लाह ताला ने हमें उसका सिला अता फरमाया, हमें कामयाबी अता फरमाई, और उस कामयाबी के सिले की सूरत में आज दोनों ममालिक एक टेबल पे हमारे ही मुल्क में आके बैठे हुए हैं और इसको निगोशिएट कर रहे हैं, और निगोशिएशन का पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है जो कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। 2 राउंड और होने, अल्लाह के फजल से वो भी कामयाब हो जाएंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम कामयाबी की तरफ ही जाएंगे। सही। जावेद सिद्दीक साहब की जानिब बढ़ेंगे। जावेद साहब, जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हमें ये मौका मिला और इस्लामाबाद के अंदर ये पीस टॉक्स होने जा रही हैं। इससे पहले भी हमने अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात न सिर्फ ओमान बल्कि स्विट्ज़रलैंड में भी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची गए, जहाँ पर अमरीकी वफ़द जो कि इस वक्त जिस वफ़द में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल हैं, इससे पहले भी ये मुज़ाकरात का वक्त हो चुका है, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए थे। इस दफ़ा आप इनकी कामयाबी किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये सफारतकारी की तारीख जो है उसका एक अजीम लम्हा है, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ 48 घंटे पहले दुनिया में मिसाइल्स बरसाए जा रहे थे इस्लामी मुल्कों के ऊपर भी, ईरान पर हज़ारों टन का बारूद जो है वो बिछाया जा रहा था और उस पर डाला जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे थे, और गैस के और तेल के ज़खायर को निशाना बनाया जा रहा था। दुनिया आग के शोलों में घुस जा चुकी थी। तो इस सूरत हाल को इसको अवॉइड करके पाकिस्तान ने कमाल चाबकदस्ती से इस जंग को रुकवाया, और बैक चैनल डिप्लोमेसी या जिसे कहते हैं क्वाइट डिप्लोमेसी, उसके ज़रिए इन दो ममालिक को जो एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, अमेरिका और ईरान, उनको आज इस्लामाबाद में एक कमरे में एक मेज पर बिठा दिया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और वो जो तेल का मसला बन रहा था, एनर्जी की शॉर्टेजेस हो रही थी, सप्लाई चेन मुतासर हो रही थी, वो अब आप देखेंगे कि उसमें आस्ता आस्ता सूरत हाल बेहतर हो रही है और दुनिया एक सुख का सांस ले रही है। पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि उसने अमेरिका और ईरान को एक मेज पे बिठाया। और इसमें एक बात अहम ये है कि ईरान जो है वो अमेरिका पर शायद इस वक्त भी ट्रस्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो पाकिस्तान की परसुएशन और पाकिस्तान के कायल करने पर यहाँ आया है। ईरान को ये शिकवा है और ये जायज़ है शिकवा कि उसके साथ धोखा किया गया था पहले भी। आपने भी कहा कि ओमान में उनके मुज़ाकरात हो रहे थे और भी जगहों पे उनके बातचीत हुई है, लेकिन उन्होंने बातचीत के दौरान हमला कर दिया और ईरान की पीठ में एक छुरा घोंप दिया था। और फिर उन्होंने ईरान की टॉप लीडरशिप और बड़ी काज़ावर लीडरशिप को शहीद किया, उनके मिलिट्री के टॉप लीडर्स को कत्ल कर दिया और उनकी तबाही मचा दी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये एतमाद किया और वो यहाँ आए हैं। ईरान के जो लीडर है, जो इस वक्त डेलीगेशन के हेड हैं, उन्होंने कहा है कि हम बड़े भारी दिल के साथ और एक अदम एतमाद की फजा में आए हैं, लेकिन हम बैठे हैं और बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो एक कामयाबी और हासिल हुई है मेरी इत्तलात के मुताबिक वो ये है कि नॉन पेपर्स का तबादला हुआ है। यानी ये कि दोनों अतराफ ने वो चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर की हैं जिनके ऊपर मुज़ाकरात होने हैं, वो 10 पॉइंट्स और 15 पॉइंट्स, और उसमें जो भी गिव टेक होना है उसके ऊपर एक इसी 10 पॉइंट्स और 15 पॉइंट एजेंडा पर बात करेंगे। जावेद सिद्दीक साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे नाज़रीन, इसी के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक कहेंगे आपको नाज़रीन, और ये खुसूसी ट्रांसमिशन हमारी इस वक्त जारी है। जैसे कि हम जावेद सिद्दीक साहब से भी ये बात कर रहे थे और 10 पॉइंट एजेंडा 15 पॉइंट एजेंडा की हम बात कर रहे थे, इसी जानिब भी आएंगे। और चूँकि फ़ारूक आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक आदिल साहब, किस तरह से देख रहे हैं जो कि एक 10 पॉइंट एजेंडा ईरान की जानिब से पेश किया गया है एंड 15 पॉइंट एजेंडा अमरीकी वफ़द की जानिब से भी है, तो किस तरह से पॉसिबल होता हुआ देख रहे हैं कि इनके ऊपर निगोशिएशंस किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं? शुक्रिया आप लोगों ने। देखिए, मेरी आवाज़ पलट के आ रही है और यानी सर इसको ट्यून करते हैं, दुश्वारी हो रही है गुफ्तगू करने में।
जी सर, इसको ट्यून करने की कोशिश करते हैं। प्रोड्यूसर साहब, आवाज़ रिपीट जा रही है। फ़ारूक आदिल साहब की जानिब दोबारा भी आएंगे। हम अमजद अली साहब की जानिब भी बढ़ते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे कि 15 पॉइंट एजेंडा जो कि अमेरिका का है और 10 पॉइंट एजेंडा जो कि ईरान की जानिब से भी पेश किया गया है, लेकिन उससे पहले इस मुज़ाकरात में बैठने से पहले भी 2 पॉइंट्स रखे गए, जिसमें ईरान के मुंजमद एहसासे और उसके बाद लिबनान में सीज़ फायर का जो मामला है। तो सबसे पहले लिबनान में जो सीज़ फायर का मामला है उसको किस तरह से देखते हैं कि उसके ऊपर पॉसिबिलिटी और दोनों फरीकों का उसके ऊपर मुत्तफिक होना वो कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? देखिए, शुरू में तो चूंकि लेबनान उसमें शामिल था, इस मायदे के अंदर, ये निगोशिएशन से पहले जो एजेंडा था उसके अंदर शामिल था कि एकदम आप हर जगह जहां भी अटैक्स हो रहे हैं, चाहे इसराइल कर रहा है चाहे अमेरिका कर रहा है, वो रुकेंगे तो उसके बाद निगोशिएशन होगी। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान, खसूसन हिंदुस्तान और इसराइल इस जंग को रुकना देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ब्लड थर्स्टी कंट्रीज हैं दोनों, तो उन्होंने इसराइल ने अपने मामला जारी रखे लेबनान में, जिसपे ईरान ने गलबन कह दिया कि अगर ये सूरत हाल है तो फिर तो हम इस नेगोशिएशन का कोई फायदा नहीं है। जी, क्योंकि इसराइल बगल बच्चा है अमेरिका का, तो अमेरिका की तरफ से जब बताया गया कि इसको रोक दे तो वो रोक दिया गया। और जी, एक इतलात के मुताबिक उनके $6 बिलियन के मुंजमद असासे भी रिलीज किए गए, और उसके बाद जितने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स इनके हैं, 15 पॉइंट्स इनके हैं, इनमें से कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर नेगोशिएशन ना हो सके, सिवाय 1-2 पॉइंट्स के। सही, फॉर एग्जांपल, ये मुश्किल नहीं है कि यूरेनियम एनरिचमेंट वो 36% से ऊपर ना करें, सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए करें। उसके ऊपर ईरान आई एम श्योर पहले भी माना हुआ था, बल्कि पहले तो सरेंडर भी करना चाह रहा था जब जंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन उनको बहुत ईजी लिया गया, तो वो भी हो सकता है। हाँ, स्टेट ऑफ हॉर्मस के ऊपर वो अपना पूरा कंट्रोल चाहता है, लेकिन अभी उसने अमान को भी अपने ऑन बोर्ड कर लिया, क्योंकि दोनों के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, तो ये एक इसके ऊपर नेगोशिएशन हो सकती है। एक मिसाइल टेक्नोलॉजी को खत्म करना, देखिए ये राइट टू डिफेंड है। मिसाइल टेक्नोलॉजी जो सी है वो खुदा ना खास्ता ईरान उसको न्यूक्लियर पर्पसेस के लिए नहीं यूज कर रहा, अपने डिफेंस के लिए यूज कर रहा है, तो ऊपर शायद कुछ ले दे हो। इसमें से कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कुछ ले दे ना हो सके या नेगोशिएशन ना हो सके। मेजर जो पॉइंट थे वो था कि जंगबंदी हो, मुकम्मल खामोशी हो। एक आखिरी पॉइंट जो मैं समझता हूँ वो है कि तमाम अड्डे यहाँ से मिडिल ईस्ट से अमेरिका खत्म करे। हाँ, वो पार्शियल उसके ऊपर काम हो सकता है, ये मुमकिन है कि पार्शली रहने दिए जाएं, सारे ना जाएं या फेजेस में चले जाएं। ये इट मे टेक सम टाइम, 5-6 साल, 8 साल, 10 साल लग सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो निगोशिएट ना हो सके। नियतन अगर दुरुस्त है दोनों, और मैं समझता हूँ कि ईरान भी नियतन दुरुस्त है और बिल्कुल शुरू से ही दुरुस्त है। ईरान ये जंग चाहता भी नहीं था, बहुत बड़ी तबाही हुई है, लेकिन अमेरिका शायद पा रहे हैं, डॉक्ट्रिन है उसके हिसाब से ये जंग वाइंड अप हो जाए, और ईरान अपनी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस जो सी है उसको डिस्प्ले कर चुका है, और इसके मजीद जो फेजेस आएंगे वो शायद इससे भी ज्यादा डेंजरस होंगे। तो यस, मैं समझता हूँ कि ये नेगोशिएबल है और इसके ऊपर नेगोशिएशन होगी। सही, जिस तरह मैंने कहा, पहला राउंड अगर कामयाब हुआ तो इसका मतलब है बहुत सारी चीजें ओके होगी। सही। डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब की जानिब दोबारा बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने ब्रिगेडियर साहब से भी यही क्वेश्चन किया कि लेबनान के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ है, और ईरान का जो मेन पॉइंट और मेन टॉपिक है वो लेबनान में सीज़ फायर के हवाले से है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर दोनों फरीकों का मुत्तफिक होना आप कितना अहम समझ रहे हैं? शुक्रिया। देखिए, आवाज़ वैसे ठीक नहीं हुई, मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। देखिए, बात यह है कि ये सबसे नाजुक मसला है जी, और ये जो लेबनान पे हमले हुए हैं, और जब ये तय पा गया कि जब ये सीज फायर हुआ है जी, तो उस मौके पर लेबनान उसका हिस्सा था और उसको उसकी वादा खिलाफी की गई है। सबब उसका यही है कि बुनियादी तौर पर ये जो अमन वायदा होने जा रहा है उसको सबूताज करना, जी, और जाहिर है इसके पीछे इसराइल है और अमेरिका। अगर उसके यानी बेहतर होता कि उसको रोक देते, जैसे कि माजी में जब जंगबंदी हुई थी तो उसको रोका डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। एग्जैक्टली। अभी भी उन्होंने ये कहा है कि हमने उन्हें कहा है जी कि हमले कम कर दें, फलां कर दें, और अब मुज़ाकरात भी शायद ट्यूसडे को होने जा रहे हैं। लेकिन ये सारा मामला इसीलिए है कि इसराइल ये इसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई अमन मुआहदा हो जाए, और इस पर कोई इत्तेफाक राय
हुए बगैर बात आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन मेरी ये खुशगुमानी ये जैसे आप कह रहे हैं ना 15 पॉइंट, जब जी। आपने मुझसे पहले पूछा था, जी। या 10 पॉइंट, जी। देखिए ये इस किस्म के जब पॉइंट्स मुज़ाकरात के आगाज में आते हैं तो फ्रीकैन एक्सट्रीम पोजीशन लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब बातचीत होनी शुरू होती है तो उसके बाद कम से कम कॉमन पॉइंट्स तलाश किए जाते हैं सही। और उस पर बैठ के बात की जाती है। अभी जैसे यही इसी ट्रांसमिशन में आप लोगों ने ये खबर दी, शायद ब्रिगेडियर साहब ने ये कहा कि एक नशिस्त हो चुकी है और अगली पे जा रहे हैं, फिर इसमें टोटल 3 नशिस्तें होनी है। जी। तो अगर एक नशिस्त कामयाबी से हो गई है तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात के लिए जो कॉमन पॉइंट कम से कम हो सकते हैं उस पर यकीनन इत्तेफाक राय हो गया है। सही। अगर ऐसा ना हो तो मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं सकते। सही। एक पहलू इसका ये है। दूसरा पहलू इसका ये है कि जैसे सीज फायर हो गया, जी। जैसे ये तय हो गया कि ईरान और अमेरिका के वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये था कि ये चीजें बहुत जो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए और बातचीत के जरिए बहुत सारी बुनियादी चीजें तय हो गई हैं। और अब ये खबर भी कोई राज नहीं रही कि आज टॉक्स शुरू होने से पहले गुज़श्ता 4-5 रोज बड़ी ठीक ठाक तरीके से मुज़ाकरात हुए हैं और उसमें यानी टेक्निकल टीम्स ने बैठ के अपने जो भी यानी मुआहदे की तरफ बढ़ना है उसकी काफी तैयारी कर ली हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ने की पोजीशन में हैं। मुस्बत सिमत में मुज़ाकरात ये आगे बढ़ रहे हैं, इसी के ऊपर ही बात करेंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाज़रीन हमारे साथ ही रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस्लामाबाद टॉक्स के ऊपर खुसूसी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है। सबसे पहले बढ़ेंगे इस ब्रेक के बाद जावेद सिद्दीक साहब की जानिब। जावेद सिद्दीक साहब, किस तरह से आप इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जैसे कि हमने ब्रेक से पहले ब्रिगेडियर साहब ने भी बात की कि कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है ये सिलसिला। मुज़ाकरात के जो राउंड्स हैं उनमें से एक राउंड तो मुस्बत जानिब बढ़ चुका है, चूँकि इससे पहले हमने अमरीकी वफ़द की मुलाकात होती हुई देखी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, और उसके मनासिर भी टेलीविज़न चैनल के ऊपर हमने देखे, और उसके बाद ईरानी वफ़द के साथ भी ये मुलाकात हुई है। तो अब अगला मरहला भी शुरू हो चुका है और इटसेल्फ इन मुज़ाकरात का, जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में भी हमने बात की कि इस्लामाबाद के अंदर होना, दोनों वफूद का यहाँ पर मौजूद होना, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो इसको आगे बढ़ने के लिए जैसे कि लेबनान की शर्त जो कि आयद की जा रही है ईरान की जानिब से कि सीज़ फायर वहाँ पर भी होना चाहिए, और एक 10 पॉइंट एजेंडा, 15 पॉइंट एजेंडा जिसके ऊपर आपने पहले भी बात की, और फिर ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि कुछ ऐसे म्यूचुअल पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है। कौन से ऐसे म्यूचुअल पॉइंट्स आप समझते हैं? और दोनों जानिब से जो फरीक हैं वो पहले भी बैठ चुके हैं, इस दफ़ा मुज़ाकरात की कामयाबी किस तरह से पॉसिबल समझते हैं आप? मेरे ख्याल में कि ये जो इस्लामाबाद के मुज़ाकरात हो रहे हैं इनमें बेसिकली इनसे पहले पसे पर्दा जो सफारतकारी हुई है उसमें बहुत सी बातें तय हो चुकी हैं। ये जो 15 और 10 पॉइंट का जो पेपर्स एक्सचेंज हुए हैं इनके ऊपर पहले डिस्कशन होती रही है, और ये डिस्कशन जब मुस्बत शक्ल इख्तियार कर चुकी थी कि हमने क्या करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, तो उसके बाद ये बातचीत जो इस्लामाबाद टॉक्स जो है ये मुमकिन हो सकी है। तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारा काम जो है वो खामोश सफारतकारी या क्वाइट डिप्लोमेसी के ज़रिए पहले ही अचीव हो चुका है। यहाँ पे जो वो अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खून के प्यासे थे चंद घंटे पहले, 48 या 50 या 60 घंटे पहले, वो एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं, बैठे हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी और ब्रेक थ्रू है। अब जो बातें पहले इनके मुज़ाकरात ओमान भी होते रहे, जिनीवा में भी हुए जी, बहुत सी बातें इनकी पहले तय हो चुकी हैं। जो स्टिकिंग पॉइंट है वो लेबनान वाला इशू है। आज की जो ताज़ा खबर है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म को डांट टपट किया है, डांट पिलाई है कि आप इस मामले को ख़त्म करें और बैठ के बात करें और इस फायरिंग को बंद करें, ये मिसाइल मारने को, दागने को बंद करें, ताकि ये बातचीत जो है आगे चल सके। सही। तो एक पॉजिटिव मूड जो है वो नजर आ रहा है कि ये फरीकैन बातचीत को आगे बढ़ाकर अमन कायम करना चाहते हैं जी। और दूसरी बात जो है वो ईरान की जो न्यूक्लियर इशू है उसमें तो बहुत तफसील से जामे मुज़ाकरात होते रहे और किस हद तक उसका यूरेनियम अफसूदा होना है
उसके साथ कैसे डील करना है, IAEA का क्या रोल होगा वगैरह वगैरह, ये बहुत सी बातें जो है इससे पहले मुज़ाकरात के जो अदवार हुए हैं उनमें तय हो चुकी हैं। और सही। अब मैं समझता हूँ कि उस पर भी कोई बहुत बड़ी वो झगड़ा या तनाज़ा नहीं होगा, इसको स्मूथली वो आगे बढ़ा सकेंगे। और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का जो मसला है उस पर भी ईरान मेरा ख्याल है कि फ्लेक्सिबल है, लचक अख्तियार करने के लिए तैयार है। सही। और उसकी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जो सुपरविजन है या निगरानी है या उससे कैसे पैसेजेस होंगे, जहाज कैसे गुजरेंगे, तेल की जो तफसील है कैसे होगी, इस पे बातचीत हो सकती है और किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। बाकी जो चीज़ें हैं मसलन मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर जो ईरान को कहा जा रहा है कि उसको ख़त्म करना है, वो मुमकिन नहीं है। किसी भी मुल्क को, सॉवरेन कंट्री को आप अपने दिफा से या ये कहना कि फलां हथियार आप नहीं रख सकते, ये रवायती हथियार हैं जी। तो ये तो कभी हो नहीं सकता और ये अनरीजनेबल है। और मैं समझता हूँ कि अमेरिका भी शायद इस पर इंसिस्ट नहीं करेगा। ये सही। इसराइल की कंडीशन ज़रूर है, सही। क्योंकि इसराइल जो है वो एक इनसिक्योरिटी सिंड्रोम में मुब्तला है। वो समझता है कि दुनिया इस्लाम में कोई भी मुल्क अगर पावरफुल मिलिट्री पावर रखता है तो वो उसके लिए खतरा है। और आपको वो पता है इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की वो जो वीडियो है कि हमारे दो ही दुश्मन है इस्लामी दुनिया में, नंबर 1 इज ईरान और एंड दूसरा नंबर 2 इज पाकिस्तान। जी। तो जी। वो फौजी ताकत, मुसलमानों की फौजी ताकत से खौफजदा है। सो मैं समझता हूँ कि अब ये खौफ खत्म होना चाहिए और इस जंग के बाद दुनिया का और इस का माहौल तब्दील हो चुका है। अमेरिका ने जो जोर लगाना था लगा लिया सही। और इसराइल ने जो करना था वो कर लिया है। एग्जैक्टली। तो अब दोनों की सोच में तब्दीली आ जानी चाहिए और ये उनको पता चल जाना चाहिए कि ईरान जो है इट इज कैपेबल ऑफ डिफेंडिंग इट्स सोच में तब्दीली आना बड़ा जरूरी है। जावेद सिद्दीक साहब, आपने बड़ी अहम बात की कि डांट डपट की है डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू की, और बहुत सारे तज्जियाकारों का ये भी मानना है कि JD वेंस का पाकिस्तान के अंदर होना वो इटसेल्फ इस बात की अक्कासी करता है कि अदम एतमाद का इजहार इजराइल के ऊपर किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक आदिल साहब की जानिब बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि आपको आवाज़ रिपीट में आ रही थी, होप सो कि ये इशू सॉर्ट आउट हो गया। आपकी जानिब आएंगे। जैसे कि जावेद साहब ने भी बात की, नेतन्याहू के हाथों से खेलते हुए हटना और अमेरिका के, जैसे कि हम जानते हैं रिपब्लिकन्स के ऊपर कितना प्रेशर है, अमेरिकी आवाम भी नहीं चाहती कि जो यहाँ पर किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के जिस तरह के ट्वीट्स आए, सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की बातें हुई, उस प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए JD वेंस की पर्सनैलिटी को आप किस तरह से देखते हैं? हम उन्हें मफाहमत का बादशाह अगर कह लिया जाए तो वो कहते हैं ही इज़ अ कूल पर्सनैलिटी, लेकिन इससे पहले जितने मुज़ाकरात हुए हैं उसमें JD वेंस नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा JD वेंस है। और सबसे बड़ी बात हुई है कि इस्लामाबाद पर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं सिनेरियो को? अच्छा देखिए, मुफाहमत के बादशाह तो आसिफ अली जरदारी हैं, तो उन्हीं को रहने दें। लेकिन JD वेंस अगर ना होते, मुज़ाकराती आवाज़ बहुत ख़राब हो गई है, अगर इस टीम में ना होते तो ये मुज़ाकरात मुमकिन ना होते। उसका सबब ये है कि ये जो बाकी कुशनर साहब हैं और जो दूसरे एक और साहब हैं, ये इनके बारे में तो राय बहुत ख़राब है। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को तो मुज़ाकरात करना आते नहीं है। ये सियासतदान नहीं है, ये बिजनेसमैन है, ये डीलर टाइप लोग हैं। तो ये इनके बस की बात नहीं है। और उन पर जो दूसरी का जो कमजोर पहलू है वो ये है कि ये दोनों इजराइल के साथ हमदर्दी रखने वाले लोग हैं जी। उसके मुकाबले में जो नायब सदर साहब हैं, ये एक मुख्तलिफ मिजाज रखने वाले सियासतदान है, जेन्युइन सियासतदान है, मुज़ाकरात का हुनर जानते हैं जी। और इसी वजह से इन्हें शामिल किया गया। लेकिन बहरहाल ये अमेरिका के नुमाइंदे हैं और इनको मैंडेट डोनाल्ड ट्रंप का हासिल है, तो इस वजह से इनको डोनाल्ड ट्रंप से हट के ना समझा जाए जी। तो बस ये समझा जाए कि मुज़ाकरात जेन्युइन हो रहे हैं, फ्रॉड नहीं हो रहा। तो ये उसका फर्क ये है। मुज़ाकरात का आगे बढ़ना बड़ा ज़रूरी है, चूँकि इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं।
तो पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक विन ज़रूर है, लेकिन साथ ही हमारे हमसायों को भी इसकी आग काफ़ी ज़्यादा जा रही है और उसका हम असर उनके इंडियन मीडिया चैनल्स के ऊपर भी देख रहे हैं। फारूक साहब, आप इस आग को किस तरह से देख रहे हैं? यकीनी तौर पर अगर मैं वहाँ की आवाम की बात करूँ, वो भी यही चाहते होंगे कि इन टॉक्स का मुस्बत नतीजा निकले और दोनों के दरमियान ये जंगबंदी हो, क्योंकि वहाँ पर भी, इंडिया के अंदर भी इसका असर जा रहा है। चूँकि प्रोग्राम का अब चूँकि वक्त ख़त्म हो गया है, तो बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर फारूक आदिल साहब का, सीनियर तर्जकार हमारे साथ मौजूद थे। सीनियर तर्जकार जावेद सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। दिफाई तर्जकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया। आपके तमाम का बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही।